नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर के अंतिम फेज के भूमि प्रदाता किसान बंधुओं से संवाद किया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने जेवर एयरपोर्ट के लिए तीसरे चरण के भूमि अधिग्रहण के एवज में देय प्रतिकर को 3,100 रुपए यह बढ़ाकर वर्ग मीटर से बढ़ाकर इसको 4,300 रुपए वर्ग मीटर तक करने की घोषणा कर दी है। तीन प्रस्ताव थे मेरे पास, दो उत्तर प्रदेश के थे और एक भारत सरकार के पास दूसरे राज्य का भी था प्रस्ताव। लेकिन उत्तर प्रदेश में एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने और वह भी जेवर में बने, ये हमने तय कर लिया था कि नहीं, इसको जेवर में ही बनाएंगे, जाने भी नहीं देंगे, यहीं बनाएंगे। और मैंने कैबिनेट से यहां पास करवाया। पास कराने के बाद फिर भारत सरकार को प्रस्ताव भिजवाया और फिर ये कार्रवाई आगे बढ़ी। आज आप देख रहे होंगे, अभी तो आप चर्चा कर रहे हैं साहब नोएडा, ग्रेटर नोएडा की। अरे ये मान के चलिए कि आने वाले समय में, यानी ज्यादा समय नहीं, मात्र 10 वर्ष के बाद पूरे देश के अंदर सबसे विकसित क्षेत्र होने जा रहा है आपका जेवर। सबसे विकसित क्षेत्र, सब फेल हो जाएंगे। देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनेगा ये जेवर एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा। और एक नहीं, 5-5 रनवे बनने हैं। पहला रनवे हमारा चालू होने जा रहा है इस साल जनवरी में, अप्रैल में ट्रायल चल रहा है इस समय। और केवल रनवे ही नहीं, बल्कि उस क्षेत्र में जो भी सामान बनेगा, जो भी प्रोडक्शन होगा, वह देश में भी और दुनिया में वहीं से एयरपोर्ट से सीधे बुक होकर के वहीं से जा सकता है। कार्गो के बड़े बड़े विमान वहां आएंगे, वहीं से वो उड़ान करके लेकर के चले जाएंगे। किसानों की सब्जी, किसानों के फल, किसानों के अनाज, ये सब भी दुनिया के अंदर कहीं भी वहां से ले जा सकते हैं, क्योंकि वहां पे बहुत सारी सुविधाएं मिलने जा रही। रैपिड रेल भी आ रहे, वहीं पर लेके आएंगे, मेट्रो भी लेके आएंगे, वहीं पर हम हाई स्पीड ट्रेन को भी लेके आने जा रहे हैं। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर उसी के बगल से है। तो देश और दुनिया के अंदर कोई भी सामान पहुंचाने का एक प्रमुख केंद्र बनेगा और विकास की इतनी ज्यादा चीजें वहां पर आने वाली हैं, तो स्वाभाविक रूप से इस विकास का पूरा श्रेय तो आप ही लोगों को जाता है। जो अन्नदाता किसान इसके लिए अपनी भूमि दे रहा है और अपनी पैतृक भूमि देकर के विकास की इस प्रक्रिया को जोड़ करके एक अंधकार से अब उजाले की तरफ आकर के उसको विकास के साथ जोड़ रहा है। श्री अयोध्या धाम में अष्टोत्तर 108 श्रीमद् भागवत पाठ पंच नारायण महायज्ञ के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है। उन्होंने नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा, सनातन धर्म ही भारत का राष्ट्रीय धर्म है। दुनिया के अंदर अकेले सनातन धर्म है जिसने दुनिया की हर जाति, हर मत, हर मजहब, हर संप्रदाय के लोगों को उसकी विपत्ति के समय शरण देकर के संरक्षण दिया है, उसे फलने फूलने का एक अवसर दिया है। लेकिन क्या दुनिया के अंदर ऐसे ही हिंदुओं के साथ भी हो रहा है क्या? ऐसे ही हो रहा है क्या? आज बांग्लादेश में क्या हो रहा है? पाकिस्तान में क्या हुआ था? इससे पहले अफगानिस्तान में क्या हुआ था? मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से, कौन वे लोग थे जिन्होंने देश के अंदर सनातन धर्म से जुड़े हुए उन मानबिंदुओं को नष्ट करने का काम किया था? और क्यों किया था? उसके पीछे की नियत क्या थी? उसके पीछे की नियति
अपने बर्बर कृत्यों को अंजाम देकर के पूरी धरती को नरक बनाने की साजिश का हिस्सा था, जिसके तहत कभी काशी में काशी विश्वनाथ मंदिर, कभी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि, कभी मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि, कभी संभल में कल के अवतार की हरिहर भूमि, कभी भोज में ज्ञान के विस्तात्री देवी मां सरस्वती के पावन मंदिर को नष्ट किया जाता है, तोड़ा जाता है, अपवित्र किया जाता है। इन मंदिरों को तोड़ने से कभी सोमनाथ का मंदिर अपवित्र किया जाता है। इन मंदिरों को तोड़ने से उनका कुल और वंश ही नष्ट हुआ होगा जिन्होंने इन मंदिरों को अपवित्र किया है। वे फैले फूले नहीं हुए होंगे, लेकिन उन्होंने दिखाया तो। और ये कारण है, जब मैं आज पूछता हूं कि भाई जिन लोगों ने मंदिर तोड़े थे उनकी क्या स्थिति है वर्तमान में, तो लोग बताते हैं कि औरंगजेब के परिवार के लोग, उसकी वर्तमान खानदान। मुझे कोई एक दिन बता रहा था, जबकि कोलकाता के पास वो रिक्शा चलाते हैं, तो मुझे बताओ, अगर उसने कूड़े किए होते, इन मंदिरों को तोड़ा नहीं होता, तो रिक्शा चलाता क्या? ये दुर्गति को प्राप्त करता? ये उसकी दुर्गति है। उसने ईश्वर की अवमानना की है। और मैं यही कहूंगा कि दुनिया के अंदर अगर विश्व शांति की स्थापना करनी है, तो यह सनातन धर्म ही उसको कर सकता है, केवल सनातन धर्म। और भारत के अंदर सनातन धर्म ही भारत का राष्ट्रीय धर्म है। और लखनऊ में सपा सांसद जिया आर रहमान बर्ग के खिलाफ कथित बिजली चोरी को लेकर यूपी बिजली विभाग की कार्रवाई पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अपना स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा कि शांति व्यवस्था बनाए रखना, कानून व्यवस्था बनाए रखना हमारी सरकार की पहली प्राथमिकताओं में से एक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संसद में दिए गए बयान को लेकर सियासी पारा इस वक्त हाई है। वहीं इसी को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर नजर आ रहा है। इसी के चलते सपा सुप्रीमो ने बीजेपी सरकार को घेरते हुए बड़ा बयान दिया है। एक बात तो हमें और आपको ये समझनी चाहिए, मैं पिछले कई वर्षों से और खासकर उत्तर प्रदेश में देख रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत सोचा समझा मॉडल है कि वो पहले अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करते हैं, गैर कानूनी काम करते हैं, और अगर आप उसमें विरोध करने आते हैं तो प्रशासन से, शासन से आपके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। जिस तरह का भाव राज्यसभा में था, वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान है। न केवल हम समाजवादियों के, बल्कि पूरे देश के शोषित, वंचित, पीड़ित, अपमानित लोग और जो समाज में सबसे पीछे छूट गए थे, उनके लिए आज भी वो पूजनीय हैं। आप किसी भी गांव में चले जाएं पूरे देश में, आज भी बाबा साहब को पूजने का काम गांव के लोग करते हैं। गरीब, हर समाज के लोग उनको भगवान की दृष्टि से देखते हैं। तो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना न केवल निंदनीय है, बल्कि शब्दों को वापस लें और माफी मांगने की जो विपक्ष की बात है उसको मानना चाहिए सरकार को। और सच्चाई तो ये है कि जो व्यक्ति माफी मांग लेता है वो बड़ा होता है। माफी मांगने वाला व्यक्ति हमेशा बड़ा होता है। ये जो कलयुग आया हुआ है,
हालांकि वो मैं नहीं कह सकता हूं कहां से शुरुआत हुई थी, लेकिन भगवान श्री राम ने के अलावा जो हमारे भगवान हैं, भगवान श्री कृष्ण ने जब अपने प्राण छोड़े तब कलयुग शुरू हुआ। आखिरी शब्द भी यही थे जब उनको तीर लगा कि डेस्टिनी थी, ये माफ कहना चाहिए, भूल जाना चाहिए इस चीज को। तो कम से कम सरकार को जिनकी भाषा से, व्यवहार से पूरे देश का सेंटिमेंट बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के लिए जो अपमान की तरह भाषा इस्तेमाल हुई, उस पर माफी मांगनी चाहिए और शब्द वापस अपने लेने चाहिए। राहुल गांधी पर एफआईआर हुई है सर, देखिए, ये हालांकि मेरी स्पीकर साहब से बात नहीं हुई और दूसरे पॉलिटिकल लीडर से बात नहीं हुई, लेकिन ये लोकसभा का परिसर है, इसमें सबसे ज्यादा सुप्रीम अगर कोई है तो स्पीकर साहब हैं। अब सोचिए आप, बीजेपी के लोग तो स्पीकर के साहब के ऊपर भी चले गए। हालांकि मेरी किसी पॉलिटिकल पार्टी से बात नहीं हुई, लेकिन ये जो परिसर है वो लोकसभा का है, तो स्पीकर साहब के पास हम बैठ करके बहुत सारी चीजों को सुलझा सकते थे। लेकिन मैंने जो बात शुरू में कही, भारतीय जनता पार्टी के पास तरीके हैं, उनके पास मॉडल हैं, अंडरग्राउंड पॉलिटिकल उनके पास राय मशवरा आता है। वो कब ध्यान हटा दें, और पहले तो खुद अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करते हैं, पहले खुद गैरकानूनी काम करते हैं, और फिर शासन प्रशासन से ऐसा कुछ करते हैं जिससे कि दूसरे पर आरोप लग जाएं। और मैं तो फरक्काबाद के सांसद जी को देख रहा था, वो सर्टिफिकेट वाले सांसद हैं। अगर उनको इलाज दवाई की जरूरत हो तो उनके लिए सलाह यही है कि हम फरक्काबाद से डॉक्टर बुला करके फ्री इलाज करा सकते हैं उनका। साल 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होना है, जिसमें करोड़ों की तादाद में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। आपको बता दें कि योगी सरकार महाकुंभ के लिए इस वक्त तैयारियों में जुटी हुई है। यह रिपोर्ट एक बार देख लेते हैं। अब योगी सरकार के एक नए फैसले के बाद महाकुंभ में आने वाले इस तरह के श्रद्धालु भूखे पेट नहीं सोएंगे। योगी सरकार पहले से राशन कार्ड धारण करने वालों को भी राशन कार्ड दिखाने पर राशन प्रदान किया जाएगा। इसके लिए खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा पूरे मेला क्षेत्र के सभी सेक्टर्स में कुल 160 उचित दर वाली राशन की दुकानों की स्थापना की जाएगी, जहां से 2 बार जनवरी यानी फरवरी में राशन प्रदान किया जाएगा। राशन के भंडारण के लिए 5 गोदाम भी स्थापित होंगे। इस पूरी परियोजना पर 43 करोड़ से ज्यादा की धनराशि खर्च की जाएगी। श्रद्धालुओं को इन राशन दुकानों पर चीनी और रसोई गैस भी दी जाएगी। एलपीजी सिलेंडर खरीदने के लिए अलग से आउटलेट्स लगाए जाएंगे। तकरीबन 2 लाख श्रद्धालुओं को राशन कार्ड जारी किए जाएंगे। सरकार की इस योजना का लाभ अखाड़े और शिविर में रहने वाले श्रद्धालु और कल्पवासी भी ले सकेंगे। 2025 के महाकुंभ में हम लोग खाद्य रसद विभाग के माध्यम से यहाँ मेले में उचित दर की रेट पे हम लोग यहाँ पर खाद्यान्न उपलब्ध कराएंगे। जैसा कि गत कुंभ में भी हुआ है, उसी तर्ज पे हम लोग यहाँ करीब 160 दुकानें यहाँ पर मेले क्षेत्र में हम लोगों ने प्लान की है उचित दर विक्रेता की। उसमें हम लोग प्रमुख रूप से चावल, आटा और चीनी ये उचित दर की रेट पे हम लोग यहाँ उपलब्ध कराने का प्रस्ताव उन्होंने शासन को भेजा है। बाकी शासन से जैसा निर्देश प्राप्त होगा उसको हम लोग अमल कराएंगे। महाकुंभ 2025 को भव्य दिव्य बनाने की जहां पूरी तैयारी तो है, मगर योगी सरकार ने इस बार साधु संतों का भी खास ध्यान रखा है। जहां साधु संत खुले आसमान के नीचे नहीं होंगे और साथ ही वे भूखे भी नहीं रहेंगे, क्योंकि जी हाँ, हम आपको जो खास बात बता रहे हैं, योगी सरकार ने साधु संतों और मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए खास इंतजाम किए हैं। योगी सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं लगातार साधु संतों के फेवर में की जा रही है और साथ ही साधुओं का खास ख्याल रखा जा रहा है। कुंभ नगरी से वीडियो जर्नलिस्ट सामू कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। लखनऊ में यूपी बीजेपी संगठनात्मक चुनाव को लेकर आज कानपुर, बुंदेलखंड और अवध क्षेत्र के मंडल अध्यक्षों के साथ मीटिंग हुई है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह समेत संघ चुनाव अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। हमारे संवाददाता ने एक रिपोर्ट तैयार की है, रिपोर्ट एक बार देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक चुनाव को लेकर एक बैठक बुलाई गई है, जिसमें ब्रज क्षेत्र की बात करें, कानपुर क्षेत्र की बात करें और बुंदेलखंड की बात करें, अवध क्षेत्र की बात करें, इन सभी मंडल क्षेत्रों के जो मंडल अध्यक्ष हैं
उनको बुलाया गया है। और सबसे बड़ी चुनौती होती है जब किसी परिवार का जब चुनाव होता है, तमाम चुनौतियां होती हैं और भारतीय जनता पार्टी उसी को लेकर मंथन कर रही है। चुनाव अधिकारी इस बैठक को ले रहे हैं। जो वर्तमान में जो मंडल अध्यक्ष हैं उनको बुलाया गया है और क्योंकि ये भी इस चुनाव में नियम रखा गया है कि 2 बार के जो अध्यक्ष हैं वो इस बार नहीं बन पाएंगे, तो पुराने जो वर्तमान में हैं उनको किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी मनाएगी और नए अध्यक्षों को जिम्मेदारी तय की जाएगी। ये भी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने सदस्यता अभियान चलाया उसमें सक्रिय सदस्यता बनाने वाले या फिर सदस्यता अभियान को बेहतर गति देने वाले तमाम जो मंडल अध्यक्ष हैं उनको नई जिम्मेदारी मिलने वाली है। और जो निष्क्रिय थे, काम नहीं कर रहे थे, उनको भारतीय जनता पार्टी उनको किनारे करेगी, उनको मंडल अध्यक्ष नहीं बनाएगी। हालांकि ये भी है कि जो चुनाव की जो टीम है, चुनाव अधिकारी हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि जो पुराने मंडल अध्यक्ष हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी से बाहर न जाएं। जो जिन क्षेत्रों में मंडल अध्यक्ष जो मुस्लिम क्षेत्र हैं उन पर नहीं मिल पा रहे हैं, उनकी जगह पे कौन बनेगा, या फिर नए साल पे भारतीय जनता पार्टी अभियान चलाएगी कि उन क्षेत्रों में जो अल्पसंख्यक मोर्चा है भारतीय जनता पार्टी का, वो अभियान चलाकर उन क्षेत्रों में मंडल अध्यक्ष चुने जाएंगे। कैमरा पर्सन रियाद के साथ अनूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। और अब बात होगी तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। आगरा में जुआ सट्टे को लेकर पुलिस पूरी तरह से सख्त है। एसीपी ने पैदल मार्च कर लोगों को जागरूक किया। जुआ खेलने पर हो गई सख्त कार्रवाई। आगरा में पुलिस ने कई अवैध कैफे पर छापेमारी की। अवैध तरीके से संचालित हो रहे थे हुक्का बार। युवाओं को कैफे में परोसा जा रहा था नशा। आजमगढ़ में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। नियंत्रित ट्रक ने 4 लोगों को टक्कर मारी है। 2 मासूमों की दर्दनाक मौत। मिर्जापुर में बाइक का नियंत्रण बिगड़ने से हादसा। बिजली के पोल से टकरा गई बाइक। 1 की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल, हॉस्पिटलाइज्ड। बुलंदशहर में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का पुतला फूंकने का प्रयास। मौके पर मौजूद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से राहुल का पुतला अपने कब्जे में लिया। लखनऊ में ठंड से बचाव के लिए एसडीएम ने लिया हालातों का जायजा। रैन बसेरे का औचक निरीक्षण किया। बुजुर्गों को बांटे गए कंबल। आगरा में चलती हुई बाइक में अचानक से भीषण आग लग गई। बाइक पर सवार 2 युवकों ने कूदकर अपनी जान बचाई। धू-धू करके जल उठी पूरी बाइक। मिर्जापुर में हुआ भीषण सड़क हादसा। ट्रैक्टर और बाइक की जबरदस्त टक्कर। 1 की मौत, 1 गंभीर रूप से घायल। कुशीनगर में नारायणी नदी में नाव के अंदर फंसे हैं कई लोग। खेती करके वापस लौट रहे थे ग्रामीण। नदी में फंसे लोगों को बचाव कार्य जारी। मथुरा में पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। 2 इनामी बदमाशों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। अवैध तमंचा समेत बाइक भी बरामद। अलीगढ़ में रेलवे की महिला कर्मी के साथ यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया। रेलवे के महाप्रबंधक को अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा ने ज्ञापन सौंपा। अलीगढ़ में मामूली बात पर हुआ विवाद। रेस्टोरेंट मालिक के साथ बदमाशों ने की मारपीट। ऑटो में बिठाकर रेस्टोरेंट मालिक के साथ लूट की घटना को अंजाम। पीलीभीत में नदी में तैरता मिला युवक का शव। इलाके में हड़कंप मच गया। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। अलीगढ़ में हुआ भीषण सड़क हादसा। स्कूली बस और ट्रक की जबरदस्त टक्कर। घायलों को अस्पताल में एडमिट करवाना पड़ा। रायबरेली में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। तेज रफ्तार टैंकर ने स्कूली वैन को मारी है टक्कर। हादसे में वैन ड्राइवर और एक छात्र की दर्दनाक मौत। अलीगढ़ से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। नामी अस्पताल की एम्बुलेंस कर रही थी शराब की सप्लाई। शराब भरकर ले जाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आगरा में युवक की सोते समय दर्दनाक मौत। हीटर के कारण रजाई में लगी थी आग। परिजनों में कोहराम मच गया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।